डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स, अब थोड़ा उसको डीप में बात कर लेते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होता है, क्या क्या उसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। अभी तो हमने ये देखा कि न्यू ड्रग डेवलपमेंट में कितने स्टेजेस हैं। अब उनको हम अगर स्पेसिफिकली हम चले क्लिनिकल ट्रायल्स पे, जिससे हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर हम क्या बोलें, अ ड्रग शुड बी carefully and ethically evaluated by testing in human being for safety and efficacy। देखिए यहां पे हम ड्रग की बात कर रहे हैं, और ड्रग ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी होता है। तो ये चीजें मींस उसकी सेफ्टी और एफिकेसी, इन दोनों चीजों को हम कंप्लीटली इवेल्युएट करके मेजर करते हैं, और तभी हम उसको मार्केट में ला सकते हैं। तो यही चीजें जब ह्यूमन में टेस्टिंग की जाती है तो वो हमारे लिए क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होता है। प्रायर टू इट्स यूज इन मैन फॉर थेरेपेटिक पर्पस, सच स्टडी इज नोन एज द क्लिनिकल ट्रायल। मींस ह्यूमन में, मींस पेशेंट पे मार्केट में लाने से पहले, थेरेपेटिक पर्पस को यूज को बनाने से पहले जब ह्यूमन में उसको टेस्ट किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, क्लिनिकल। तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, क्लिनिकल का मतलब जहां भी आ जाए, कहीं भी अगर क्लिनिकल लगा है तो आप सिंपली उसको समझ सकते हैं फॉर द ह्यूमन बीइंग, और अगर प्री क्लिनिकल है तो उसको हम बोलते हैं क्या, बिफोर द ह्यूमन। तो ह्यूमन के पहले किस में यूज करेंगे, एनिमल्स में। तो प्री क्लिनिकल का मतलब क्या हुआ, इन द एनिमल्स। तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या हुआ कि प्री क्लिनिकल स्टडी इज डन इन एनिमल, व्हाइल क्लिनिकल ट्रायल इज डन इन मैन, मींस ह्यूमन। अब क्लिनिकल ट्रायल्स के अगर हम डिफरेंट फेजेस की बात करें तो हमारे मेन 4 फेजेस थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में आते हैं। देन फेज 4, जिसको हम बोलते हैं क्या, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी बोलते हैं, और फार्माकोविजिलेंस भी उसको हम बोलते हैं। तो वो हमारा फेज 4 होता है। लेकिन रिसेंटली एक नया फेज 0 ऐड किया गया, जिसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रो डोजिंग स्टडी। तो पहले इनके नाम क्लियर कर लेते हैं, क्यों ये फेज आए, ये फेज 0 का क्या मतलब है, क्यों इसका पर्पस इंपॉर्टेंट हो गया, ये सारी चीजों को हम डीप में अभी बात करने वाले हैं। तो फेज 0 क्या हुआ, माइक्रो डोजिंग स्टडी। फेज 1 ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। ध्यान दीजिएगा, फेज 1 का हमारा मेन पर्पस क्या है, सेफ्टी। बिकॉज सबसे पहले हम क्या मेजर करेंगे, सेफ्टी। एक बार ड्रग ने काम नहीं किया चलेगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर कोई भी ड्रग सेफ नहीं है, मींस उसमें एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है, टॉक्सिसिटी है, लीथल इफेक्ट है, ये सारी चीजें अगर उसमें हैं तो वो हम बिल्कुल भी चलेगा नहीं। मींस द फर्स्ट पॉइंट फॉर एनी ड्रग शुड बी सेफ। फार्माकोलॉजिकली इफेक्टिव हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन सेफ होना सबसे जरूरी है। अब सेफ के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी आता है डोज, किस डोज पे हम उसको दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टी डोजिंग टेस्ट करते हैं। मल्टी डोजिंग टेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, एमडीटी। और एमडीटी हमारा किस में कैरिड आउट होता है, फेज 1 में। कई बार क्वेश्चन किया गया है, व्हाट इज द फेज 1, तो वहां पे आपके लिए एमडीटी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है फेज 2। फेज 2 का मतलब क्या है, अब हमने सेफ्टी देख लिया, अब सेफ्टी के बाद हम क्या देखेंगे, इफिकेसी। और इफिकेसी देखना है तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारी ड्रग इफेक्टिव है या नहीं, मींस उसमें वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या नहीं, मींस थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन एंड डोज रेंजिंग। थेरेपेटिक एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ हमारी ड्रग थेरेपेटिक है, थेरेपेटिक एक्शन है, इफिकेसी है, और उसका डोज रेंज करेंगे कि कितना डोज, कहां से कहां तक, एक रेंज बनाएंगे कि ये डोज हमारे लिए इफेक्टिव है, ये डोज टॉक्सिक है, ये डोज सब मैक्सिमल है, तो एक डोज रेंज किया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, डोज रेंजिंग। एंड नेक्स्ट फेज हमारा आता है फेज 3। फेज 3 मींस थेरेपेटिक कंफर्मेशन एंड कंपैरिजन। अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ थेरेपेटिक है, लेकिन अभी हमने केवल एक्सप्लोर किया फेज 2 में, अब हम उसको कंफर्म करेंगे, जिसको हम बोलेंगे क्या, थेरेपेटिक कंफर्मेशन फेज 3 में कैरिड आउट होता है, या कंपैरिजन। कंपैरिजन क्यों भाई, सपोज मान लीजिए एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ऑलरेडी मार्केट में है। एग्जांपल ले लीजिए, प्रोटोटाइप ड्रग हमारा पीपीआई का क्या होता है, ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल मार्केट में थी, तो भाई पेंटोप्राजोल की जरूरत क्यों पड़ी, रेबेप्राजोल की जरूरत क्यों पड़ी। तो रीजन यहां पे सबसे बड़ा क्या है कि कंपैरिजन। हम ये जरूर हमारे ड्रग में होना चाहिए, दैट ड्रग व्हिच वी आर गोइंग टू लॉन्च इनटू द मार्केट दैट हैव मोर एफिकेसी एंड मोर सेफ्टी एज कंपेयर टू अदर ड्रग व्हिच आर अवेलेबल इनटू द मार्केट। अगर हम मार्केट में अवेलेबल ड्रग से कंपैरिजन नहीं करते हैं और हम ये कंफर्म नहीं करते हैं कि हाँ मेरी ड्रग मार्केट में अवेलेबल ड्रग से ज्यादा अच्छी है, तो मेरे ड्रग मार्केट में लाने का कोई मतलब नहीं होता। तो उसको हम किसमें करेंगे,
फेज 3 में करेंगे, जिसको हम बोलेंगे थेरेपेटिक कंफर्मेशन एंड कंपैरिजन। नाउ नेक्स्ट, अब ये सब करने के बाद ड्रग मार्केट में आ जाएगी। मार्केट में आने के बाद हमारा फिर भी स्टडी चालू रहेगा, जिसको हम बोलेंगे फेज 4 यानी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी ड्रग ऐसी होती हैं जिनकी हम प्रॉपर स्टडी क्लिनिकल ट्रायल्स में नहीं कैरिड आउट कर पाते हैं। रीजन क्या है? सपोज अगर कोई ड्रग हमारी रेनल फेल्योर में, किडनी फेल्योर में, या डिफरेंट अलग अलग कंडीशंस हो रही हैं, सपोज प्रेगनेंसी में या चाइल्ड में, अलग अलग उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, तो वो सारी टेस्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स में नहीं की जा सकती है। तो वो टेस्टिंग कहां पे होती है? जब ड्रग मार्केट में आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, स्पेशल कंडीशंस में, एज वेल एज इन द लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट। हम जो क्लिनिकल ट्रायल्स में, अभी हम नंबर की बात करेंगे, हमारे फेज क्लिनिकल ट्रायल्स में नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होते हैं, नंबर ऑफ वॉलंटियर कम होते हैं, लेकिन जब हम मार्केट की बात करते हैं तो वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स हमको मिलते हैं, तो वहां से हमें डाटा, एक ऑथेंटिक डाटा अप्रूवल के साथ हमको वहां से मिल सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। अब इन्हीं को मैं थोड़ा सा और डीप में लेके चलता हूं, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर लिया, हम उसको सिंथेसाइज करने के बाद एनिमल में टेस्टिंग करेंगे, जिसको हम बोलेंगे क्या? प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल से अगर हमारा डाटा ऑथेंटिकेट मिलता है और वो सेफ और इफेक्टिव है, तब हम जाएंगे इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग अप्रूवल। मतलब मैंने जो ड्रग इन्वेस्टिगेट की है, मुझे उसके लिए एक क्लिनिकल ट्रायल्स करना है और उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए। तो वो परमिशन कौन देगा? हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी देगी, और वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हमारे लिए क्या होगी? यूएसएफडीए। यूएसएफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड लागू होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया के लिए कोई ड्रग वो कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई जिसको हम बोलते हैं, वो परमिशन देती है। लेकिन सिंस कोई भी ड्रग इस सोच से नहीं बनती है कि नहीं मुझे सिर्फ इंडिया में मार्केट करनी है, ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड वाइड मार्केट करनी है, और वर्ल्ड वाइड ऑथेंटिकेशन के लिए क्या लिया जाता है? यूएसएफडीए अप्रूवल लिया जाता है। तो यूएसएफडीए को हम लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन देंगे कि हाँ मेरा ड्रग इफेक्टिव है, सेफ है, मुझे क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन चाहिए, और वहां से अगर सारा डाटा ऑथेंटिकेट होता है, देन दे प्रोवाइड द लाइसेंस फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स। अब क्लिनिकल ट्रायल्स में हम सारे फेज करेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये स्टडी कैरिड आउट होंगे। और यहां पे ये स्टडी करने के बाद, तो फेज 3 के बाद अब मुझे क्या करना है? सारी चीजें ओके हो गई, मुझे अपना डाटा फिर से शो करना पड़ेगा यूएसएफडीए को कि हाँ मेरा सारा डाटा ओके है, अब मुझे ड्रग को मार्केट में लाना है। तो उसके लिए if the drug found to be safe and effective, then another application is filed with the FDA to market the drug, जिसको हम बोलते हैं न्यू ड्रग अप्रूवल। लेकिन पहले हमने क्या दिया था? प्री क्लिनिकल के बाद हमने लिया था INDA, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और अब हम क्या ले रहे हैं? एनडीए, न्यू ड्रग अप्रूवल, कि हाँ मेरी ड्रग अप्रूव हो जाए, मैं मार्केट में आना चाह रहा हूं। अब ड्रग मार्केट में आ जाएगी, मार्केट में आने के बाद पेशेंट्स उसको इनटेक करेंगे, डिफरेंट इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस होगा, और फिर वहां पे हमारा चालू होगा क्या? फेज 4, जिसको हम बोलते हैं क्या? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो ये फ्लो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आप इससे सारी चीजों को अपने माइंड में क्लियर कर लेंगे। अब बात आती है कि हमने शुरू में बात किया था कि इसमें बहुत टाइम लगता है, 10 से 20 साल तक एक ड्रग को मार्केट में आने में लग जाता है। तो वो टाइम एग्जैक्टली कहां कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और क्या क्या स्टेप्स होती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं समरी की बात कर लूं। अभी जो हमने फ्लो डायग्राम को समझा, उसी को थोड़ा सा और डिटेल में ले लेते हैं। पहले हमारा क्या हुआ? प्री क्लिनिकल डाटा। अब हम क्या करेंगे? INDA फिलिंग करेंगे, यानी इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन की हम फिलिंग करेंगे। उसके बाद उसका हमें अप्रूवल मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं IND अप्रूवल। इससे मिलने के बाद हम क्या जाएंगे? फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स में चलेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3 स्टडी करेंगे। यहां तक होने के बाद अब हम यूएसएफडीए इन केस ऑफ द वर्ल्ड वाइड, वाइल इन केस ऑफ द इंडिया DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को हम लेटर देंगे कि हाँ मेरी ड्रग ओके है, मुझे मार्केट में आना है, अब मुझे NDA फिल करना होगा और मुझे NDA से अप्रूवल लेना होगा। यहां से अप्रूवल मिल गया, ड्रग मेरी मार्केट में परमिशन हो जाएगी मार्केटिंग की, और फाइनली मेरा फेज 4 मार्केट में आने के बाद स्टडी शुरुआत हो जाएगा। क्लियर है? वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा उनको आप सारी चीजें माइंड में क्लियर कर लीजिए, इसलिए इसको मैंने रिपीट किया। अब मैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस पे आता हूं, कहां पे कितना टाइम लग रहा है, कहां पे क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। सबसे पहला हमारा आया, अगर हम न्यू ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं NDD प्रोसेस बोलते हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या था? प्री क्लिनिकल स्टडी। अगर हम एनिमल्स पे टेस्ट करके हम किसी चीज को अप्रूव नहीं करते हैं, ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं, हम कैसे कहेंगे कि हाँ हमारी ड्रग इफेक्टिव है? तो वहां पे आता है प्री क्लिनिकल स्टडी। उसी में पहले हम करने के बाद इनिशियल सिंथेसिस करेंगे, एनिमल में टेस्टिंग करेंगे, और फाइनली इन सब चीजों को करने के बाद अब एनिमल पे टेस्टिंग करना है, तो ऐसे तो हमें नहीं करने चले जाएंगे, कहीं से पकड़े तो ले लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक होता है कमेटी, जिसको हम बोलते हैं
CPCSEA, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल, जिसको हम बोलते हैं CPCSEA। ये हमारे इंडिया लेवल पे होती है कमिटी, और ये कमिटी हमको अप्रूवल देती है कि हाँ मैं एनिमल पे टेस्टिंग कर सकता हूं। यहां से अप्रूवल लूंगा और सारा चीजें प्रूफ करने के बाद मैं इनसे टेस्ट अप्रूवल ले लूंगा और मैं एनिमल पे टेस्टिंग कर लूंगा। अब टेस्टिंग करने के बाद तो ये जो मेरा टाइम होगा, यहाँ पे अप्रॉक्स 1 to 3 ईयर का टाइम मेरा इन्वेस्टमेंट लगभग इसमें होगा, 1 से 3 साल सिंथेसिस, प्री क्लिनिकल स्टडी, सारा चीजें लेने के बाद। अब यहां से होने के बाद फिर मैं किस पे जाऊंगा, IND एप्लीकेशन पे जाऊंगा, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन पे जाऊंगा, और ये मुझे लगभग 30 डे रिव्यू करने के बाद 30 डे पे ये लगभग अगर मेरा डेटा ऑथेंटिकेट है तो मुझको अप्रूवल मिल जाएगा। अब मैं किस पे चलूंगा, क्लिनिकल ट्रायल्स पे चलूंगा। क्लिनिकल ट्रायल्स में मेरा फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, ये तीनों फेज हमारे इसमें इंक्लूड होंगे, और इस फेज को करने में अप्रॉक्स 2 से 10 साल का टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। और यहां से अगर सारा डाटा ओके है तब मैं किस पे चलूंगा, IND रिव्यू पे, न्यू ड्रग अप्रूवल पे चलूंगा। और न्यू ड्रग अप्रूवल सबमिट करने से अप्रूवल मिलने के बीच में लगभग 2 महीने से 7 साल तक का टाइम लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द रिव्यू प्रोसेस, कैसे हो रहा है, किस क्लास की मेरी ड्रग है, कितनी उसमें टॉक्सिसिटी है, कितनी एफिकेसी है, सारा रिव्यू करने में 2 से महीने से लेकर 7 साल तक का टाइम लग सकता है। और ये सारी चीजें होने के बाद अब ड्रग मेरी मार्केट में आ जाएगी, मार्केटिंग की परमिशन मिल जाएगी, तब यहां पे मेरा शुरू होगा फेज 4, दैट इज द पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। और यहां पे हम क्या करेंगे, ADR रिपोर्ट करेंगे, फेज 4 इसी को हम बोलते हैं। और साथ में हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, एक डिफरेंट फॉर्म्स, चाहे वो फार्मेसी स्टोर से हो, चाहे वो फिजिशियन से हो, जो भी हैं उनसे सबसे फिल कराते हैं कि हाँ हमारी ड्रग मार्केट में कैसे है, क्या उसका रिस्पॉन्स है, वो सारी चीजें हम वहां पे रिव्यू कराएंगे और उनसे सर्वे करेंगे। एंड फाइनली अगर सारी चीजें ओके होती हैं तो मेरी ड्रग मार्केट में धड़ल्ले से बहुत अच्छे से चलेगी। सो दीज आर द डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन इन्वॉल्व इनटू द न्यू ड्रग प्रोसेस। अब इसी को थोड़ा सा डीप में समझते हैं। जो हमने बात किया था क्लिनिकल ट्रायल में हमारे 5 फेजेस की बात हुई थी, अब उन पे हम थोड़ा सा डीप में चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है फेज 0। फेज 0 को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो डोजिंग स्टडी। मैं थोड़ा सा माइक्रो डोजिंग स्टडी बाद में लूंगा, सबसे पहले मैं आता हूं फेज 1 पे। अभी क्यों है इसको समझिएगा। पहले फेज 0 था ही नहीं, फेज 0 बाद में लॉन्च किया गया, बाद में आया, तो हम इसलिए अब इसको छोड़ के मैं पहले फेज 1 पे आ रहा हूं। फेज 1 हमारा क्या होता है, ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी, ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। और यहां पे हम क्या करते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स इन्वॉल्व करते हैं। रीजन क्यों, आप कहोगे कि सर हेल्दी वॉलंटियर लेने का क्या मतलब है। भाई सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, हमारा सबसे पहला टारगेट है वी हैव टू फाइंड आउट, चेक दैट वेदर आवर ड्रग इज सेफ और नॉट। और सेफ हम किस पे मेजर करेंगे, पेशेंट पे तो हम सेफ्टी मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम किस पे करेंगे, हेल्दी वॉलंटियर पे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेल्दी वॉलंटियर्स इन्वॉल्व इन विच फेज, आपका राइट ऑप्शन होगा फेज 1। अब फेज 1 में अगर हम हेल्दी वॉलंटियर ले रहे हैं तो कितने लेंगे, और उसके लिए हमारे नंबर होते हैं 20 to 80, समटाइम्स ये वेरिएबल होते हैं, लेकिन रेंज लगभग इतना ही होगा, 10 to 100 के बीच में इनका होता है। तो 20 to 80 एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी होती है, इतने वॉलंटियर्स को हम इन्वॉल्व करेंगे। और इन पे हम क्या स्टडी करेंगे, इन पे हम स्टडी करेंगे मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज का मतलब क्या है, भाई अगर मुझे सेफ्टी टेस्ट करनी है तो मुझे ये तो टेस्ट करना पड़ेगा ना कि कितनी तक, सपोज आप कहते हो any drug is safe from 100 mg to 1000 mg, ठीक, मतलब क्या है 1000 mg तक वो टॉलरेबल है, लेकिन जैसे ही 1100 mg 1200 mg होगी वो टॉक्सिक हो जाएगी, लीथल भी हो सकती है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, 100 to 1000 मेरा क्या हो गया, एक रेंज हो गया। और ये हमारा क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि 100 मेरे लिए मैक्सिमम टॉलरेबल डोज है, मुझे 100 से 1000 से ज्यादा तो बिल्कुल देना ही नहीं है। तो MDT स्टडी मतलब MTD मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। MTD स्टडीज कैरिड आउट, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज स्टडी किसमें करते हैं, फेज 1 में करते हैं। और इसमें हम मेनली क्या स्टडी कर रहे हैं फेज 1 में, सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी। अब यहां से हमारा सेफ है, ओके हो गया, अब मैं फेज 2 पे चलूंगा। फेज 2 पे हम क्या करते हैं, थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन। ध्यान दीजिएगा, थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशन, मुझे सबसे पहले उस ड्रग का थेरेपेटिक एक्सप्लोर करना है कि मेरी ड्रग थेरेपेटिक है या नहीं, और वो मेरा फेज 2। अब थेरेपेटिक किस पे देखूंगा, सपोज अगर मैंने यहां पे भी हेल्दी वॉलंटियर ले लिया, भाई अगर उसको जब कोई डिजीज है ही नहीं तो मैं कैसे कंफर्म करूंगा कि वो उसको इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए,
पेशेंट चाहिए। जिस भी ड्रग के लिए मैं स्टडी कर रहा हूं उस डिजीज से पेशेंट चाहिए। अब पेशेंट मैं लूंगा और पेशेंट पे मैं क्या करूंगा, यहां पे कितने पेशेंट्स इन्वॉल्व होंगे, 100 to 500 पेशेंट्स इन्वॉल्व होंगे, कहीं 400 भी आपको मिल सकता है, तो इससे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 100 to 500 पेशेंट्स हम इन्वॉल्व करेंगे और ये जो हमारे पेशेंट होंगे ये सारे पेशेंट हमारे मोनोसेंट्रिक होंगे। मोनोसेंट्रिक का मतलब क्या है, यहां हम क्या करेंगे कि हमें स्टडी करना है और हम एक ही रीजन के सारे पेशेंट्स को ले लेंगे। सपोज एक हॉस्पिटल में गए, वहां से हमने सारे पेशेंट्स लिए और उनकी टेस्टिंग, उन पे हमने ये ड्रग टेस्ट कर लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेंट्रिक। जब एक ही एरिया से या एक ही इन्वायरमेंट, एक ही वेदर कंडीशन से हमारे सारे पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, मोनोसेंट्रिक। तो यहाँ पे हम मोनोसेंट्रिक स्टडी कर लिए और यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है, थेरेपेटिक एफिकेसी की स्टडी करना एंड डोज रेंजिंग एज वेल एज सीलिंग इफेक्ट इन कंट्रोल सेटिंग। डोज रेंजिंग, कितनी डोज हम दे सकते हैं और किस किस रेंज पे दे सकते हैं, ये सारी चीजें हमारी से फेज सेकंड में की जाएगी। अब बात आती है फेज थर्ड की। फेज थर्ड को हम बोलते हैं थेरेपेटिक कंफर्मेशन। अब हमने एक्सप्लोर तो कर लिया कि हाँ मेरी ड्रग इफेक्टिव तो है, इफिकेसी है, लेकिन अभी मुझे प्रूफ करना है। और प्रूफ किस लिए करना है, बिकॉज वो क्लास की हमारी ड्रग हो सकती है कोई मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि मेरी ड्रग इफेक्टिव तो है, लेकिन जो ड्रग मार्केट में है उससे ज्यादा इफेक्टिव है। जब तक ये प्रूफ नहीं होगा, भाई अगर ऑलरेडी एक ड्रग मार्केट में अच्छी है और मैंने सिंथेसाइज किया, इस बेसिस पे मैंने कोई ड्रग मार्केट पे लॉन्च कर दिया, तो क्या उसका कोई पर्पस बनता है क्या? भाई जो ऑलरेडी इफेक्टिव है उसके आगे अगर मेरी ड्रग हायर इफेक्टेसी के साथ नहीं लॉन्च होती तो कोई मतलब मुझे लगता नहीं है। आप सपोज जाते हो, आप गए और एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, कोई एक ब्रांड है और आप सपोज उसको लेने गए और मार्केट में एक नया ब्रांड आया जिसकी घटिया क्वालिटी है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, तो आप किस पे जाएंगे? नया आया है इसलिए उस पे जाएंगे या ऑलरेडी जो अच्छा है और स्टेब्लिश्ड है आप उस पे जाएंगे? एग्जैक्टली, जो अच्छा है और स्टेब्लिश्ड है, तो नया होगा तो नए में क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उस पे परचेज करने पे जाओगे। सो दिस इज अबाउट द थेरेपेटिक कंफर्मेशन। और यहां पे हम फिर क्या लेंगे, भाई थेरेपेटिक ही चेक कर रहे हैं तो यहां भी पेशेंट चाहिए और पेशेंट्स हमारे कितने होंगे, 500 to 3000, 1000, 2000, 3000 तक भी यहाँ पे हमारे अप टू 5000 तक पेशेंट्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। मैक्सिमम रेंज हमारा हुआ 5000। अब इन पेशेंट्स में हम क्या करेंगे, तो एस्टेब्लिश द वैल्यू ऑफ ड्रग इन रिलेशंस टू द एग्जिस्टिंग थेरेपी। हमारा सबसे जरूरी क्या था, जो ड्रग मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारी ड्रग क्या उससे अच्छी है या नहीं? अगर अच्छी है तब हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। एंड टू कंफर्म सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी इन लार्ज पेशेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जब हमने थेरेपेटिक एक्सप्लोरेशंस किया वहां पे हमने लेस नंबर ऑफ द पेशेंट यूज किए थे, अप टू 500 यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे अप टू 5000 हम यूज कर रहे हैं, मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ द पेशेंट्स हो गया। तो हमें चांसेस हैं कि अगर हमारे ड्रग में कोई भी कहीं भी साइड इफेक्ट या कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा थेरेपेटिक कंफर्मेशन। अब समझिए, ये जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 स्टडी की जाती है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व हो रहा है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। और चांसेस हैं कि जब 10 ड्रग की स्टडी शुरुआत होती है तो 10 ड्रग में केवल 1 या 2 ड्रग ऐसी होती हैं जो फाइनल स्टेज तक ओके होके पहुंच पाती हैं। मतलब 8 से 9 ड्रग ऐसी होती हैं जो फेल हो जाती हैं। मैंने केवल 10 का रेशियो लिया है। अब आप इसी को अगर नंबर बढ़ाते चले जाएं तो रेशियो बहुत ही कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ द मनी भी इन्वेस्ट हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने नहीं, यूएसएफडीए ने नहीं, कंपनी वालों ने खुद एक स्टडी स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं फेज 0। फेज जीरो यानी माइक्रो डोजिंग स्टडी। माइक्रो डोजिंग स्टडी में क्या करते हैं, वहां पे ह्यूमंस लिए और जो भी डोज हमारी है उसका 1/10 यूज करेंगे। सपोज अगर 100 mg हमारे लिए एनिमल्स जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं वहां से हमको डेटा मिला कि हमारी 100 mg ड्रग सेफ है, तो यहां पे हम केवल 10 mg ड्रग ही हम दे के चेक करेंगे कि मेरी ड्रग सेफ है या इफेक्टिव है या नहीं। और मेनली यहाँ पे टारगेट करने का क्या मतलब होता है, मेनली हियर वी कैरिड आउट द फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। क्या करेंगे हम, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी को यहाँ पे हम करते हैं। मींस इन द माइक्रोडोजिंग स्टडी less than 1/100th of the dose of the test substance calculated to produce pharmacological effect with the maximum dose in the 100 micrograms। मतलब हम सिंपली बात करें, हम 1/100th डोज यूज करेंगे, 10th भी नहीं, सॉरी 100। मतलब अगर मैं 100 mg है स्टैंडर्ड डोज तो मैं कितनी यूज करूंगा, 1 mg ड्रग यूज करूंगा। इससे मेरा मेन टारगेट क्या है, मैं ये देख पाऊंगा कि मेरी ड्रग सेफ है या नहीं।
इफेक्टिव है या नहीं, सिंपली और सबसे ज्यादा जरूरी जो मेरे लिए यहां पे है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं। अगर मैंने फेज 0 कर लिया पहले और वहां से मुझे लगा कि नहीं मेरी ड्रग सेफ है, अब मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो चांसेस हैं कि मेरे मनी और मेरा टाइम दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्वेस्ट होगा। अदरवाइज फेज 1, फेज 2 और फेज 3 से अगर कोई ड्रग फेल होती है तो एक लार्ज अमाउंट मनी और साथ में टाइम दोनों वेस्ट हो जाता है। इसलिए फेज 0 हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है कंपनी वालों ने, इसलिए इस स्टडी को करना बहुत जरूरी समझते हैं। और इसमें हम फेज 0 पे क्या करते हैं, टू ऑब्टेन प्रिलिमिनरी फार्माकोकाइनेटिक डाटा सब एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी इन स्पीसीज बाय 2 रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम 2 रूट लेते हैं, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं और हम टॉक्सिसिटी चेक करते हैं कि हमारी ड्रग टॉक्सिक है या नहीं। ठीक है, अब यहां तक हमने देख लिया, चलो फेज 0 हो गया, 1, 2, 3 हो गया। अब यहां से हम जाएंगे किस पे, यूएस एफडीए के पास जाएंगे कि भाई हमारी ड्रग ठीक है, अब हमको एनडीए दे दिया जाए, न्यू ड्रग अप्रूवल दे दिया जाए, हम ड्रग में मार्केट करना चाहते हैं। मार्केट में हमारी ड्रग आ गई, आने के बाद अब हम वहां पे कैरिड आउट करेंगे फेज 4। फेज 4 जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस और फार्माकोविजिलेंस, जो हमेशा हर ड्रग के साथ हमेशा चलती रहती है। इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट, जैसे हमने बात किया फेज 3 में कितने पेशेंट मैक्सिमम ने यूज किए, 5000। लेकिन अगर कोई ड्रग मार्केट में आ गई तो नंबर तो काउंट हम कर ही नहीं सकते, 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, अप टू 1 करोड़। मतलब डिजीज पे डिपेंड करता है ना कि कितनी डिजीज है उस चीज से रिलेटेड जो मेरी ड्रग बनी हुई है। तो उसमें हम जितनी भी ड्रग हमारी यूज होगी, हम एक लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिजिशियन से सारा सर्वे करते रहेंगे टाइम टू टाइम कि हाँ हमारी ड्रग का कैसा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या टेस्ट कर सकते हैं, टू नो रेयर एंड लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट। भाई मैंने क्लिनिकल ट्रायल्स किया था, हो सकता है किसी ड्रग, हमने क्लिनिकल ट्रायल्स में टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 10 साल, लेकिन हो सकता है किसी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट 15 साल 20 साल बाद डिलेड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो तो मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन यहां पे मुझे उस चीज को टेस्ट कर सकता हूं। प्लस रेयर कंडीशंस जैसे हेपेटिक फेलियर, रेनल फेलियर, इन कंडीशंस पे भी हम ड्रग की टेस्टिंग हमें डाटा ऑब्टेन हो सकता है। स्पेशल ग्रुप्स लाइक चिल्ड्रेन, प्रेगनेंसी, लैक्टिक वुमेन, पेशेंट, रेनल हेपेटिक डिजीज एक्सेट्रा कैन बी टेस्ट मींस पीडियाट्रिक पेशेंट पे भी, प्रेग्नेंट विमेन पे, लैक्टेटिंग विमेन पे या स्पेशल डिजीज कंडीशंस पे हमारी ड्रग स्टडी हो सकती है और हमें एक ऑथेंटिकेट डाटा हमारे ड्रग के बारे में ऑब्टेन हो सकता है। दिस इज द फेज 4। आई होप सो ये क्लिनिकल ट्रायल कॉन्सेप्ट्स आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो विद दिस थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस विद मी ऑन द लाइव क्लास। थैंक यू।